स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नेम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिटवीन 90 डिग्री एंगल हो, यानी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर making 90 degree angle are perpendicular to, या ऐसे भी कह सकते हैं, are perpendicular to each other are called rectangular components of a vector। तो चलें आज हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू किस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये मेथड मोर एनालिटिकल मेथड है, मोर मैथमेटिकल मेथड है। इसके अपोजिट जो मेथड है स्टूडेंट्स वेक्टर्स को ऐड करने का, वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल मेथड है। हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जिसे हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा भी आपने मैग्नीट्यूड स्केल से ड्रॉ करना है वेक्टर्स का, एंगल आपने प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है, अगर थोड़ा सा भी आपका एंगल का और या मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है तो उससे आपका रिजल्टेंट जो है वो 100% इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो मैं उसमें मतलब वो इतना प्रिसाइज मेथड नहीं है, बट दिस इज मच प्रिसाइज मेथड क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आज हम डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली 2 वेक्टर्स हमने कंसिडर किए हुए हैं, एक और दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में, यानी दोनों सेम प्लेन एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। इन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं। तो देखें हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। एक ए वेक्टर है स्टूडेंट्स, और जो कि थीटा ए एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। एक बी वेक्टर है, ये देखें ये बी वेक्टर है, मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, जो थीटा बी एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो मेथड हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वो कौन सा मेथड है? हेड टू टेल रूल मेथड है। हेड टू टेल रूल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो क्या कहता है? कॉन्साइड, देखिए ए में मैं बी को ऐड करना चाह रहा हूं, कॉन्साइड टेल ऑफ सेकंड वेक्टर यानी बी की जो टेल है विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये इस फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ में कॉन्साइड करूंगा। तो आप स्टूडेंट्स देखें, जब मैं इसको कॉन्साइड करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि स्केल के साथ डायग्राम बनाऊं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं पे डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, अभी आप देखिएगा मैं क्या करूंगा, इस बी को यहां से मैं अभी रेस कर दूंगा। ठीक है, बी को यहां से उठा के इसकी टेल को मैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, बी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले मुझे, अभी आप देखिएगा मैं पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा, क्या किस लिए है अभी मैं स्टूडेंट ड्रॉ करता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स आप देखें जरा, मैं बी को यहां से ये लेके आ गया हूं। ठीक है, मैंने स्केल के साथ प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर ली है, तो हेड टू टेल रूल से मैं उसको वहां लेके आ गया हूं। अब ऐसा करता हूं, इसी यहीं पे फिगर मैं चूंकि ड्रॉ कर रहा हूं, तो चलिए मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, यहां मैं इसको देखें बी को रेज करके, तो अब आपको पता है, देखिए स्टूडेंट्स जो बी का एंगल यहां पे बन रहा था थीटा बी, में उसको नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो वही एंगल अब मैं यहां पे मेंशन करूंगा थीटा बी, यानी एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा था बी, थीटा बी बना रहा था। ठीक है, अब देखें वो ही एंगल मैंने यहां मेंशन किया है, यानी फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर बी का एंगल यहां एक्स एक्सिस के साथ था 60 डिग्री, तो इस एक्स एक्सिस जो इस एक्स के पैरेलल लाइन है, इसके साथ भी 60 डिग्री एंगल ही होना चाहिए। एंगल हम चेंज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब रिजल्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि स्टूडेंट हम रिजल्टेंट के लिए क्या करते होते हैं, हम रिजल्टेंट के लिए जो है फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो ये देखिए मैं कोइंसाइड करने जा रहा हूं फर्स्ट वेक्टर की हेड को, फर्स्ट वेक्टर की सॉरी टेल को स्टूडेंट्स, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो ये देखें फर्स्ट की टेल में कोइंसाइड करने जा रहा हूं लास्ट की हेड को, तो ये देखें हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा, ये स्टूडेंट हमारे पास रिजल्टेंट बन रहा है जिसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर हेड की तरफ है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, अब रिजल्टेंट को मैं यहां क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, आपको पता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, अपने कंपोनेंट्स के सम के इक्वल रिजल्टेंट होता है। तो चूंकि ए और बी दोनों इसके
कंपोनेंट्स हैं, इसलिए रिजल्टेंट को हम अपने कंपोनेंट्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट एक बात देखिएगा, यहां से अब यहां तक जो हमने सारा जो अभी तक जो मेथड किया है, जो प्रोसेस किया है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कि कंसिडर टू वेक्टर्स। स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे? स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स is analytical method and it is more precise than geometrical method, यानी graphical method या geometrical method से more precise है, ठीक है। To find addition of vectors by rectangular components, consider two vectors a and b making angle theta a and theta b with x axis respectively। आप जानते हैं ना respectively, ये थ्योरी में आपको बता रहा हूं कि थीटा ए जो है वो एंगल है ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और थीटा बी क्या है? वो एंगल है वेक्टर बी का किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। नाउ टू फाइंड देयर रिजल्टेंट या टू ऐड द वेक्टर्स यूजिंग हेड टू टेल रूल, कोइंसाइड टेल ऑफ बी वेक्टर विद द हेड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। फॉर रिजल्टेंट कोइंसाइड टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए विद द लास्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर बी। नाउ फ्रॉम फिगर, बेटा देखें, फ्रॉम फिगर आप क्या लिख सकते हैं? नाउ फ्रॉम फिगर यू कैन राइट एज, बेटा आप लिख सकते हैं, वो देखें फिगर से कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स ए प्लस बी। देखें फ्रेंड्स, कीप इट इन माइंड, ये बात याद रखिएगा कि रिजल्टेंट के बैक पे टू टेल कोइंसाइड हो रही होती है और फ्रंट पे टू हेड्स कोइंसाइड हो रही होती है, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो अपने कंपोनेंट्स के सम के इक्वल आ रहा है। यहां तक स्टूडेंट्स समझ आ गई बात। अब देखें, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम जो ए और बी गिवन वेक्टर्स हैं, अब हम उन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का स्टूडेंट क्या मेथड था? किसी भी वेक्टर को जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो तो उसके एंड से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, मैं ए को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने जा रहा हूं, ये मैं ए के एंड से अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो स्टूडेंट हमारे पास ये परपेंडिकुलर आया है ऑन एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात ये वाली? स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई है? अब देखें, सिमिलरली अगर मैं यहां पे ये देखता हूं, ये मेरे पास ए वेक्टर था, तो देखें वो जो परपेंडिकुलर है वो जहां इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, वहां से लेके वेक्टर के स्टार्ट तक हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। ए का एक्स कंपोनेंट है तो हम क्या लिखेंगे? इसको ए एक्स लिखेंगे। सिमिलरली ये देखें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ए का हमारे पास ये वाई कंपोनेंट आया है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए वाई लिखेंगे। गॉट इट? ठीक है। इसी तरह अब हम बी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल वही मेथड करेंगे। बी के एंड से ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर। ये आप देखें, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट, तो मेरे पास ये अगेन जहां ये देखें, जहां एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ने इंटरसेक्ट किया, वहां से लेके वेक्टर के स्टार्ट तक, अब ये बी का एक्स कंपोनेंट होगा तो क्या लिखेंगे? बी एक्स। सिमिलरली स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे? बी वाई, यानी बी का वाई कंपोनेंट। अब चले मैं इस लाइन को इसके साथ मिला देता हूं, कॉन्साइड कर देता हूं, ठीक है, ये कॉन्साइड कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ऐसा चले ना भी करते को फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये बी एक्स कंपोनेंट है तो मैं इसको भी बी एक्स लिख सकता हूं, ठीक है ना। रीजन देखें, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वर्टिकल दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस स्टार्ट में हो या एंड में हो इक्वल होता है, तो मैं यहां पे बी एक्स लिख सकता हूं। सिमिलरली देखें, ये लेंथ ए वाई, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये भी एक्स एक्सिस की लाइन है और ये भी एक्स एक्सिस ही है, इनका ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो मैं इसको भी स्टूडेंट लिख सकता हूं ए वाई। चूंकि हमारे पास ये ए वाई है तो इसको भी मैं ए वाई लिख सकता हूं। ये भी आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये क्यों किया है, ये लिखने की रीजन क्या है। ओके, अब जरा आप फिगर को गौर से देखें, हमने क्या किया? ए को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, तो ये देखें, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या अगर आप गौर से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो आप कह सकते हैं कि यहां से
यहां से जहां वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, वहां से लेके वेक्टर के स्टार्ट तक ये हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स आर एक्स कंपोनेंट, यहां से यहां तक, चूंकि वहां ऊपर जगह नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली यहां से लेके यहां तक मैं कह रहा हूं। सिमिलरली इसको मैं कह सकता हूं आर वाई, यानी स्टूडेंट्स इसको क्या कह सकते हैं, आर वाई, ये देखिए हम इसको आर वाई कह सकते हैं। और अगर आप इसको फिगर को देखें तो क्या मैं कह सकता हूं, फिगर से मैं क्या कह सकता हूं कि देखें, अगर गौर से आप देखें तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, वो दोनों जो गिवन वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके एक्स कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। यानी ए एक्स, देखें ना, यहां से लेके यहां तक ए एक्स है और यहां से लेके यहां तक बी एक्स है, तो आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स के सम के इक्वल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक बात आपको समझ आ गई है? तो देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखें मैं लिख सकता हूं कि आर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ए एक्स प्लस सम ऑफ बी एक्स। क्या मतलब, यानी ए एक्स और बी एक्स के सम के इक्वल है क्या, आर एक्स। ये देख सकते हैं आप, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है। अब देखिए इसको हम लिख कैसे सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं आर एक्स को लिखूं तो राइट साइड पे मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई। ये बात आपको स्टूडेंट समझ आई है? देखिए ये मैं कैसे लिखा है मैंने, ये स्टूडेंट मैंने इस तरह से लिखा है कि देखिए आप जानते हैं कि अब एक्स कंपोनेंट के लिए क्या आता है, एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आता है। सिमिलरली एक और मेथड से हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं। देखें मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, आपको पता है मैग्नीट्यूड के हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। यहां पे मॉड लगाया मैंने, और फिर ये देखें यहां पे बिल्कुल इसी तरह से, अगर मैं यानी इसी को देखें मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, ए एक्स मॉड, ये होल मॉड लगाएंगे स्टूडेंट, और फिर क्या आ जाएगा, बी एक्स मॉड आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये बेसिकली यानी इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्टूडेंट हम ये भी लिख सकते हैं, और आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। देखिए ना, एक मैग्नीट्यूड का मेथड मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बताया था। एक तो मेथड है कि एरो लगाएं साथ मॉड लगा दें, ठीक है, वो हमने ऐसे भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा, या सिंपल स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली अब देखें, सिमिलरली फॉर वाई, सिमिलरली फॉर आर वाई, देखें ये फिगर से देखें, फिर देखें आर वाई ये कंपोनेंट बन रहा है। मैंने कहा था ना, यहां चूंकि जगह नहीं है बेसिकली, तो यहां से यहां तक उसकी लेंथ है, यानी यहां से लेके यहां तक लेंथ है, मैंने उधर सामने लिख दिया है। आर वाई कैन बी रिटन एज ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल हम उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं लिखने जा रहा हूं आर वाई वेक्टर बिल्कुल इसी तरह से, जैसे देखें ये लिखा, आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर्स को ए वाई प्लस, ये देखें ए वाई प्लस बी वाई को ऐड करें तो क्या आता है, आर वाई। मतलब रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है, ठीक है। और इस वेक्टर को अभी बिल्कुल उसी तरह से लिखा, तो आप जानते हैं स्टूडेंट, हम जो है जैसे यूनिट वेक्टर आई लिखते हैं एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, जे वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखेंगे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये देखें जी स्टूडेंट्स, बेसिकली आप देखिए जरा बात को समझिएगा, ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा, और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड है, और एक होता है यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन। ये आई जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन है, और ये आई बता रहा है कि ए एक्स और बी एक्स दोनों ये देखें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और ये देखें यहां ए वाई मैग्नीट्यूड है, जैसे मैं कहता हूं चले ए वाई इसका मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर साथ देखें डायरेक्शन है, ये दोनों जे डायरेक्शन है, इसका मतलब दोनों वाई एक्सिस में है। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे हमने यहां लिखा था, ठीक है, ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड, अब हम लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर मैग्नीट्यूड एक मेथड तो ये है कि मॉड लगाया और साथ क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा,
ये वेक्टर्स की फॉर्म है, वेक्टर लगाना है आपने, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आप लोगों ने जब मॉड लिखना है ना, मॉड ये, तो इसको यूनिट वेक्टर्स को इधर नहीं लिखना, ठीक है। मॉड जब लिखना है तो फिर आपने एरो लगा के फिर आपने मॉड लगाना है। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे भी मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है सम ऑफ गिवन वेक्टर्स के जो वाई कंपोनेंट्स है उनको सम करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इससे बेस्ट मेथड है बेटा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर वाई, बिल्कुल सिंपल मेथड है, ए वाई प्लस बी वाई। जी स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्या देखा, हमने जो गिवन वेक्टर्स थे ए और बी उनको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक्स और वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया हमें, और इस सारे सिनेरियो से हमें ये पता चला कि आप ये देखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट गिवन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। अब देखें, अब मैं जा रहा हूं रिजल्टेंट की तरफ, क्योंकि देखें हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था इन कंपोनेंट से रिजल्टेंट को फाइंड करना। तो आप देखिएगा कि मैं अब रिजल्टेंट की तरफ में जा रहा हूं। देखिए बेटा, अगर मैं रिजल्टेंट को लिखता हूं सबसे पहले, तो मैं लिखने जा रहा हूं सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट को लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आप देखिए कि आपको ये ऊपर नजर आ रही है, ठीक है, तो यहां से मैं इधर ही लिख देता हूं क्योंकि ये, अब देखिए रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज बेटा, ठीक है, रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, यानी देखें आर एक्स तो आपने ये फाइंड किया हुआ है और आर वाई आपने ये फाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यूज वहां पुट करते हैं। मैं रिजल्टेंट का इस वक्त क्या लिखने जा रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। आर एक्स आपने पढ़ा किसके इक्वल था, ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल था, और ये देखें आई बाहर आ गया, प्लस आर वाई किसके इक्वल था, ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल था, और ये देखें जे बाहर आ रहा है। स्टूडेंट्स, जब आपको एक वेक्टर पता चल जाए, यानी उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपको पता चल चुके हैं, अब आप, यानी वेक्टर फॉर्म में हमें पता चल गया है, ये वेक्टर फॉर्म में आर हमें पता चल चुका है, अब स्टूडेंट उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स पता चल जाएं, उसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स भी स्टूडेंट्स, बेसिकली रिजल्टेंट देखिए क्या बनता है, हाइपोटेनस बनता है। आपको आर एक्स भी पता चल गया, आर वाई भी पता चल गया, आर एक्स इसका बेस है, आर वाई इसका परपेंडिकुलर है। जब दो साइड्स पता चल जाए, तीसरी साइड यानी हाइपोटेनस यानी रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास ऑप्शन होती है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने स्टूडेंट्स जा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं कि फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर या हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर द रूट। ये देखिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं कि रिजल्टेंट यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आता है जी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये देखें जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर द रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां पे वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। देखें आर एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स, और फिर देखिए ऊपर स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली देखें आप आर वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस बी वाई, और ये देखें उसका स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट हम, आप देख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके हैं रिजल्टेंट का। अभी आप देखिएगा हम जो है वो डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते होते हैं, टेन थीटा। तो अभी आप देखिएगा मैं डायरेक्शन के लिए टेन थीटा यूज करने जा रहा हूं, ठीक है, फॉर डायरेक्शन यूजिंग टेन थीटा। जी देखें टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स आ रहा है बेटा, ठीक है। आर वाई और आर एक्स की वैल्यू हम देखें ये फाइंड कर चुके हैं, आर एक्स की वैल्यू है और आर वाई की। न्यूमरेटर में आर वाई आएगा किसके इक्वल, ए वाई
प्लस बी वाई, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना था, हमने थीटा फाइंड करना था, टेंजेंट इधर आके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई, यानी आर वाई ऊपर आ गया है और आर एक्स नीचे आ गया है। तो अब जरा मैं आपको टॉपिक के मीनिंग स्टूडेंट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली टॉपिक के मीनिंग क्या है, ठीक है जी। अब देखिए बेटा टॉपिक का नेम था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां अक्सर स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करता हूं कि बेटा आप देखिए हमने ये प्रोसेस किया, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ए को बी को, फिर रिजल्टेंट के भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमें पता चल गए, वो उसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता चल गए। ये सारा प्रोसेस हमने क्यों किया, हम देखें ना ए और बी हमें पता थे, हम डायरेक्ट देखें, ये देखें मैं यहां पे लिखता हूं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम कहते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, और थीटा के लिए क्या करते, टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए कर देते, हम ऐसे कर देते, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखें अक्सर मैं बच्चों से क्वेश्चन करता हूं, वो कहते हैं यस सर ये तो बड़ा इजी सा मेथड है। बेटा देखें ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि रिसर्च है बहुत बड़ी जो साइंटिस्ट ने की, और वो रिसर्च क्या थी स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट फाइंड करना और टेन थीटा से डायरेक्शन फाइंड करनी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, जब दोनों वेक्टर्स के बिटवीन 90 डिग्री एंगल हो। रीजन ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आता है, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और पाइथागोरस थ्योरम आर एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए ए और बी के बिटवीन ये देखें 90 डिग्री एंगल नहीं था, हम यहां पे डायरेक्ट ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम और ये अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब जरा समझे बात को, देखिए 90 डिग्री एंगल हो तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हमारे, यानी दो वेक्टर्स के बिटवीन 90 डिग्री एंगल हो तो उसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, उसके लिए टेन थीटा डायरेक्शन के लिए है, पाइथागोरस थ्योरम मैग्नीट्यूड के लिए और टेन थीटा डायरेक्शन के लिए है। लेकिन बेटा जब वेक्टर्स के बिटवीन 90 डिग्री एंगल ना हो तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड था, ज्योमेट्रिकल मेथड था कि आप उनको ड्रॉ करें स्केल के साथ, प्रोटेक्टर के साथ एंगल ड्रॉ करें। अब देखें ना ये एंगल मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री एंगल है, अगर थोड़ा सा भी मैंने गलत एंगल बना दिया तो उसमें रिजल्टेंट में वो रिजल्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट नहीं आएगा। एंगल रिजल्टेंट का जो यहां एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है, जो हमने ये देखें ये जो टेन से फाइंड किया है वो सही नहीं आएगा। तो बेटा अब देखें ये जो हमारे पास अब रिजल्ट आ रहे हैं, ये रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि जितने भी गिवन वेक्टर्स हैं आप उन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को सम करेंगे। ये देखिए ना अब फिगर से हमने देखा था यहाँ पे कि बहुत, मैंने कहा ना ये बहुत बड़ी रिसर्च है कि जितने गिवन वेक्टर्स थे उनके एक्स कंपोनेंट को सम किया तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आया, उनके वाई कंपोनेंट को सम किया तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आया। तो बेटा फिर इसको अब देखें, ये जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, ये आपका देखें इस बड़ी ट्राइंगल पे मैंने लगाया है, जो ट्राइंगल ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने से आई है। यानी जब आप गिवन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो वो जो बड़ी ट्राइंगल बनेगी रिजल्टेंट की ट्राइंगल, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी और उस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मैंने उस पे लगाया है और बस आर एक्स की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी, आर वाई की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी, और सिमिलरली ये टेन थीटा भी मैंने उस बड़ी ट्राइंगल पे लगाया है। यानी इतनी जबरदस्त ये रिसर्च हुई कि आप गिवन वेक्टर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, वो ऑटोमेटिकली जितने भी बेटा अभी देखिए हम डिस्कस करेंगे कि मोर देन 2 के लिए भी ये एप्लीकेबल है, मोर देन 2 के लिए भी आप करेंगे तो सेम यही मेथड एप्लीकेबल है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है। तो आपने देखा कि ये एक जो है वो कैसे हमने वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किया। ये दोनों वेक्टर्स पे पाइथागोरस थ्योरम या टेन थीटा अप्लाई नहीं हो सकता था, लेकिन हमने कहा जी उनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें फिर रिजल्टेंट मिल गया। अब देखें अब हमें न्यूमेरिकली जब करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक्स और देखें ये देखें एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे। एक्स और वाई कंपोनेंट्स को सेपरेटली फाइंड करके स्टूडेंट्स और हम फिर उनको ऐड करेंगे
रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा, फिर वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हमें मिलेगा, और फिर उसको हम यहां पुट कर देंगे। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स कंपोनेंट यहां देखें, फाइंड करने का मतलब क्या है, एक्स कंपोनेंट के लिए आप जानते हैं कि क्या आता है हमारे पास, cos थीटा आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, ax इक्वल टू a cos थीटा, और bx इक्वल टू क्या लिखूंगा, b cos थीटा। और थीटा हमें न्यूमेरिकली हमें दिया होता है, ये न्यूमेरिकल के बारे में आपको बता रहा हूं। तो थीटा हमें दिया होता है, a का मैग्नीट्यूड दिया होता है, आप उससे x कंपोनेंट a का फाइंड करेंगे, b का फाइंड करेंगे, b cos थीटा करके, फिर सिमिलरली यहां आप साइन थीटा लगा के आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिएगा आपको जो है वो एक्स इसके ए और बी के दोनों के वाई कंपोनेंट्स भी फाइंड हो जाएंगे, फिर आप उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहां पे पुट कर देंगे। तो हमने अब न्यूमेरिकली जब करना है स्टूडेंट्स, हमने इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। और वो मेथड और स्टूडेंट्स आप देखें, ये हमारी इस टॉपिक की समरी भी बनती है। समरी क्या बनती है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, पहला यानी समरी का पहला पॉइंट क्या बनता है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। वो आपको मैंने बताया, एक्स कंपोनेंट कॉस से फाइंड करते हैं और वाई कंपोनेंट साइन से, पहला स्टेप हो गया। ऐड एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर टू फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, दूसरा स्टेप हो गया। ऐड वाई कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स टू फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, तीसरा स्टेप हो गया। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फोर्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप, यूज tan थीटा टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये समरी आप लिख सकते हैं। अब एक फिगर में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि किस तरह से देखें, मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए भी यही मेथड एप्लीकेबल है, हम मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए भी यही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फिगर से मैं आपको बताऊंगा, फिर लास्ट में इसके जो हमने लिखने हैं मैथमेटिकल स्टेप्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, वो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं ऐसा करता हूं, मैं कहता हूं ये देखें हमारे पास वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें हमारे पास ए वेक्टर है, ये देखें बी वेक्टर है, और फॉर एग्जाम्पल ये देखें मेरे पास ये सी वेक्टर है, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें इनका रिजल्टेंट, थोड़ी रफ सी डायग्राम में जल्दी से आपको बस बताना चाहता हूं, ठीक है। आप ये समझे कि ये इनका रिजल्टेंट है, ठीक है। यानी ये हमारे पास कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर था, ये देखें बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था, और ये इनका रिजल्टेंट है, दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें आप कह सकते हैं, देखिए मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने लगा हूं, ये देखें एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कौन सा कंपोनेंट बना, ax, इसी तरह ये कौन सा बना, ay, ये देखें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये स्टूडेंट्स क्या बना, bx, ये कौन सा बना, by। सिमिलरली ये देखें c को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करने जा रहा हूं, ये वाला बना cx, और स्टूडेंट्स ये बना cy। अब चले मैं यहां से यहां लाइन मिला देता हूं। अब आप देखें ये bx है ना, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, bx लिख सकते हैं। सिमिलरली ये देखें cx है, ये भी उतनी लेंथ है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cx। और फिर देखें अगर ये by है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, by। और अगर ये ay है, ये लेंथ, तो देखें यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ay। और अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बन गया है। देखें ये रिजल्टेंट है ना, तो ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट किसके इक्वल है, ax प्लस bx प्लस cx। सिमिलरली देखें ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है, ये दैट कैन बी रिटन एज ay प्लस by प्लस cy। तो देखें यहां से भी हम कह सकते हैं ये मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, कि जितने भी a b एंड c गिवन वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को आप सम कर रहे हैं, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ रहा है, और उनके y कंपोनेंट्स को आप सम कर रहे हैं, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ रहा है। समझ आ गई स्टूडेंट्स बात ये वाली, ठीक है। तो फिर देखें हम यहां पे फिर लिख सकते हैं, ये देखें फिर इसी जगह पे मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको लिख के बताता हूं, इसी फिगर को रेज करके। तो फिर हम देखें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, यानी मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए भी ये मेथड एप्लीकेबल है। लिखेंगे क्या, अब देखें क्या लिखेंगे, मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 वेक्टर्स कंसीडर कौन कौन से वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल a b c एंड सो ऑन, c d e f, जितने भी वेक्टर्स हैं उनके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर देखें स्टूडेंट्स हम लिखेंगे क्या उसके लिए, फॉर मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, फॉर मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम लिखेंगे स्टूडेंट r इज इक्वल टू अंडर द रूट ax प्लस bx प्लस cx
एंड सो ऑन, उन सब का, यानी क्या मतलब, जितने भी गिवन वेक्टर्स हैं उन सब के एक्स कंपोनेंट को फाइंड करके ऐड कर लेंगे, और फिर साथ ही हम क्या करेंगे, उन सब के ए वाई प्लस बी वाई, चले मैं इधर नीचे लिख देता हूं सी वाई एंड सो ऑन, फिर उनके वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे। यानी देखें सारे एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, फिर यहां पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, सारे वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो फिर यहां पे उनका देखें स्क्वायर आ जाएगा, फिर अंडर रूट के साथ हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। और फिर डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन, देखें डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ऊपर सारे वाई कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उनका सम आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो सारे वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, और नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन। ऐसे बेटा आप देख सकते हैं कि हम उनके वाई कंपोनेंट्स को भी फाइंड, मतलब वाई कंपोनेंट्स का, और फिर हम उसकी डायरेक्शन भी थीटा भी फाइंड कर लेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक बात आपको समझ आ गई है? ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम एंगल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, एंगल को फाइंड करने जा रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, हमारे दो एंगल बेसिकली आएंगे। एक हमारा आएगा जो हम टेन के फार्मूले से फाइंड करते हैं, इसको स्टूडेंट्स जो है वो क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेंट एंगल आएगा और एक फाइनल हमारा एंगल हमने लिखना होगा, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था जो एंगल हम ड्रॉ करते हैं वो यानी टू डायमेंशनल वेक्टर जो हो, अगर एक प्लेन में वेक्टर लाइक आ रहा हो, उसका एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेन के फार्मूले से एंगल फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट ये जो टेन के फार्मूले से हमने एंगल फाइंड किया है, इसे क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। हम वही एंगल अगर वो सेम है, मतलब वही एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम उसे फाइनल एंगल ऑफ रिजल्टेंट कह देंगे। तो देखिए जरा, अभी देखें, हमेशा आप जानते हैं वेक्टर का जो एंगल होता है, जो हम टेन के फार्मूले से फाइंड करते होते हैं, वो एंगल उसका बेस के साथ होता है, यानी एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो अब आप देखें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है, हमें पता कैसे चलेगा स्टूडेंट, उसका एक्स कंपोनेंट, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ए वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एक्स कंपोनेंट उसका ए एक्स है, वाई कंपोनेंट उसका ए वाई है, और दोनों पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यानी इसकी चले मैं एग्जांपल भी ये इधर आपको समझाने के लिए लिख सकता हूं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए, 4i उसका एक्स कंपोनेंट है और 4j उसका वाई कंपोनेंट है। यानी आई कंपोनेंट मीन आई से पता चला एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट 4 है, वाई एक्सिस यानी जे से पता चला वाई एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट 4 है। तो देखिए दोनों चूंकि कंपोनेंट्स इसके पॉजिटिव हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 3 2 1, जो भी वैल्यू एक्स और वाई कंपोनेंट्स की हो सकती है, लेकिन अगर दोनों के साथ जो है वो पॉजिटिव है, तो इस सूरत में आपको पता है दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट्स अगर पॉजिटिव हैं, तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फिर टेन के फार्मूले से हमने एंगल फाइंड किया, तो जैसा कि मैंने बात की थी कि एंगल तो होता है बेस के साथ। तो देखें इस वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट की बेस ये है, एंगल जो हम टेन से फाइंड करते हैं वो बेस के साथ होता है। तो वो देखें जरा गौर से देखें, ये देखें फॉर एग्जांपल हमारा एंगल है 30 डिग्री, हम उसको ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये देखें ऐसे ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री, और अगर 45 फॉर एग्जांपल आ गया तो इससे हम कहते हैं थोड़ा सा और आगे ड्रॉ करेंगे, अगर 60 आ गया थोड़ा सा और आगे ड्रॉ करेंगे। तो इट्स मीन कि अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो टेन के फार्मूले से हम थीटा फाइंड करेंगे वही हमारा एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि स्टूडेंट्स हम प्लेन के अंदर जो एंगल लिखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो वही हमारा, यानी स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूं थीटा आर, यानी जो रिजल्टेंट का फाइनल एंगल है, वो जो टेन के फार्मूले से हमने क्वाड्रेंट एंगल फाइंड किया है, वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि हम, आप देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये बात और क्लियर होगी कि जो एंगल हमने फाइंड किया है वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए हमें उसमें किसी किस्म का कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी देखें, अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, ये देखें ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम अगर कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट है, आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में
x जो है वो नेगेटिव होता है, y जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इट्स मीन अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, ये देखें तो b को मैं क्या लिख सकता हूं, -4i + 4j, यानी x वही मैग्नीट्यूड मैंने 4 4 लिखा, सिर्फ y के साथ नेगेटिव आने से मुझे पता चल जाएगा कि कंपोनेंट के साथ मुझे नेगेटिव आने से x के साथ मुझे पता चल जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें जरा गौर से, आपको जो एंगल पता चलेगा वो एंगल आपको बेसिकली जरा देखें गौर से, ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट की बेस ये बन रही है। मैंने जैसे बात की थी कि हम जो टेन के फार्मूले से फाइंड करेंगे, यानी स्टूडेंट हमने थीटा देखें वो लिखा था मैंने, टेन के फार्मूले से जो हम एंगल फाइंड कर रहे हैं वो बेसिकली थीटा है। तो थीटा जो आपका आ रहा है वो देखें गौर से, देखें जरा, वो तो एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है। इट्स मीन कि इसमें हमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो देखें ये गौर से देखें जरा, ये देखें हमारा एंगल एक्चुअली ये होना चाहिए था यहां से यहां तक, यानी ये वाला हमारा थीटा आर है, ये वाला थीटा आर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। देखें ना यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने एंटी क्लॉकवाइज उसको मेजर करना है लास्ट में। तो चले टेन के फार्मूले से हमारे पास जो आ चुका है थीटा, अब जरा देखिएगा गौर से और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स देखें टोटल हमारा कितना है, ये 180 है। अगर टोटल 180 है तो देखें जरा गौर से, अगर टोटल 180 है देखें और उसमें से मैं माइनस कर देता हूं थीटा को, तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल मतलब ये देखें यहां से, ये देखें ना इस लाइन से यहां तक एंगल 180 बन रहा है। अगर उसमें से मैंने थीटा को माइनस कर दिया जो हमने टेन के फार्मूले से निकाला है, तो स्टूडेंट्स आप देखें गौर से देखें, हम इसको देखें क्या कह सकते हैं, ये देखें क्या मैं कह सकता हूं, मैं इस तरह से चले आपको समझाने के लिए एक लाइन यहां पे लगा लेता हूं। ये देखें टोटल कितना था 180, अगर उसमें से मैंने ये देखें थीटा माइनस कर दिया, ये देखें जो हमारा टेन के फार्मूले से आया है, तो क्या स्टूडेंट्स ये देखें क्या ये एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बन रहा, जो हमने फाइनल थीटा आर रिजल्टेंट का एंगल लिखा है, तो ये हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट्स मीन स्टूडेंट्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है तो फिर हमें क्या करना पता कैसे चलेगा, x नेगेटिव होगा उसका कंपोनेंट, y पॉजिटिव होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें जो एंगल हमारा आएगा 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली देखें स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, ये देखें पहले थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन स्टूडेंट्स वेक्टर इस तरह से होगा, क्योंकि देखें अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं, वो देखें मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर लिखे, सी वेक्टर में अगर लिखता हूं तो मैं कहता हूं देखें हमें कैसे पता चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें फर्स्ट एक्स भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, ठीक है, x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए देखिए हमें पता चल जाएगा कि जी x और y दोनों नेगेटिव है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा जो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें हमारा जो वेक्टर है वो ये देखें हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो एंगल आएगा किसके साथ, टेन के फार्मूले से, जिसे हम थीटा लिखते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं, मीन उस क्वाड्रेंट में जो एंगल बन रहा है, तो देखिए वो एंगल हमारा थीटा आ रहा है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यस सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, बट इट इज नॉट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से कह दूं, ये देखिए यानी ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, अगर मैं इसको ये कह दूं कि हम इससे पहले कितना छोड़ के आ चुके हैं, देखें 180 डिग्री, तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये कह दूं कि 180 में ये थीटा जो हमारा टेन के फार्मूले से आएगा 180 में अगर ये प्लस कर दें तो क्या ये देखें क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यहां तक नहीं बन रहा है ना, तो ये देखें मैं लिख रहा हूं कि थीटा आर जो आप फाइनल एंगल लिखेंगे जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में प्लस करना पड़ेगा थीटा को, जो टेन के फार्मूले से आपने थीटा फाइंड किया है स्टूडेंट्स उसको क्या करना पड़ेगा, 180 में ऐड करना पड़ेगा, 180 में ऐड करेंगे तब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि देखें यहां से यहां तक 180 और इससे आगे तो हमने टेन के फार्मूले से फाइंड कर लिया है थीटा, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स 180 में इसको प्लस कर दिया है। तो क्या पता चला थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर कब होगा, जब x और y दोनों नेगेटिव होंगे, और जब x और y दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है उसको 180 में उस एंगल को जो टेन के फार्मूले से फाइंड किया है उसे प्लस करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्वाड्रेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट का हमें अगेन कैसे पता चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखें आपका मैं इधर एग्जांपल चले लिख लेता हूं,
हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव से हमें पता चलेगा। देखिए मैग्नीट्यूड मैंने सारे वेक्टर्स के सेम लिखे हैं, ठीक है सिर्फ। तो फिर दूसरी बात देखिए, अब एंगल आप जानते हैं ना, बेस के साथ हम जो टेन के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं जिसे हम क्वाड्रेंट एंगल भी कहते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली बेस के साथ उसका एंगल आएगा, यानी ये बेस के साथ ये एंगल आ रहा है, लेकिन अब अगेन है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, इट इज क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा एक एडिशन सब्ट्रैक्शन करने लगा हूं। देखिए जरा इसको इस तरह से समझिए, ये देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीट यहां से यहां तक बनता है 360, ठीक है, कंप्लीट एंगल कितना बनता है 360। अगर उसमें से देखें, अगर मैं थीटा को माइनस कर दूं, ये देखें जो हमारा टेन के फार्मूले से आया है, ठीक है, वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये देखें मतलब बेस के साथ ये हमारा एंगल आया था टेन के फार्मूले से, उसको मैंने टोटल 360 में से माइनस कर, देखिए मैंने साथ इसको रेज कर दिया यहां से। तो क्या देखें गौर से, ये देखें क्या ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप जानते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज ये है, क्लॉकवाइज तो सारे घड़ी इस तरह से होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है। तो स्टूडेंट्स पता क्या चला कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वेक्टर लाई करता है तो फिर आपको फाइनल एंगल एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए 360 माइनस थीटा करना पड़ता है। ये एज अ होल देखें, एक मैंने कोशिश की आपको कंसेप्चुअली एक कॉन्सेप्ट देने की, अब वरना आपको याद ऐसे ही रखना होगा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखें इसी तरह देखें, वो जैसे मैंने देखें ये लिखा हुआ है, इस तरह चले मैं यहां लिख देता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पता चलेगा, हमारा एक्स नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, इधर मैं लिख देता हूं कि हमारा जो है वो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, ए एक्स उसके कंपोनेंट एंड ए वाई फॉर एग्जांपल कंपोनेंट दोनों, और ये देखिए मैंने एग्जांपल से भी यहां आपको बताया है। और फिर लास्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स जो है आपको पता है पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और वाई नेगेटिव होता है, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो फिर लास्ट क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें टोटल 360 में से जो क्वाड्रेंट एंगल हमारा टेन के फार्मूले से आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। यहां आके स्टूडेंट्स हमारा वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारा कंप्लीट टॉपिक जो हो चुका है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।